एक हाथ में नोबेल का सपना और दूसरे हाथ में मिसाइल। एक मंच पर शांति का ढोल और दूसरी तरफ आसमान से बरसते बम। छह 650 बम गिराए और नोबेल के लिए ट्रंप शोर मचाए। दुनिया पूछ रही है कि क्या ये शांति है या शांति का सबसे महंगा मजाक। क्योंकि जब कोई नेता कहता है कि मैं युद्ध खत्म कराना चाहता हूं और उसी साल 7 देशों में बम बरसते हैं, तो सवाल सिर्फ ट्रंप का नहीं रहता। सवाल उस सिस्टम का हो जाता है जो ताकत को शांति का पर्याय बना देता है। अब देखिए, एक तरफ नोबेल की चमक है और दूसरी तरफ बमों की बारिश, और बीच में खड़े हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो खुद को शांति का मसीहा कहते हैं और ताकत का सबसे बड़ा पुजारी भी। और यही कहानी दिलचस्प है, बल्कि कमेंट कहें इसे, क्योंकि शांति का नोबेल मांगने वाला शख्स अगर हर महीने किसी न किसी देश के आसमान में आग बरसा रहा हो, तो फिर शब्दों के मायने तो बदलने ही पड़ते हैं। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार बहुत पसंद है, इतना पसंद कि वो इसे सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि अपनी विरासत का ताज मानते हैं। खुलकर कहते हैं कि उन्होंने जितनी शांति दुनिया में कराई उतनी तो किसी ने आज तक की ही नहीं, और इसलिए तो नोबेल तो बनता है बॉस। लेकिन दिक्कत यह है कि शांति की उनकी परिभाषा वही है जिसे वो कहते हैं पीस टू स्ट्रेंथ, मतलब ताकत से शांति आती है। यानी पहले डर पैदा करो, फिर समझौते कराओ, फिर बम गिराओ और फिर कैमरे के सामने आकर कहो, देखो मैंने युद्ध रुकवा दिया। अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने यही किया था। अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक बमों की गिनती बढ़ा दी, लगातार बारिश, ड्रोन स्ट्राइक ट्रिपल हो गए। लेकिन तब भी वो कहते रहे कि मैं एंडलेस वॉर खत्म करा रहा हूँ, मतलब जो युद्ध कभी खत्म नहीं हो सकता उसे मैंने खत्म करा दिया। अब दूसरी पारी में यही कहानी दोहराई जा रही है। 2025 आते आते ट्रंप का नोबेल प्रेम खुले प्रचार में बदल गया। अरब देशों से लेकर इजराइल और पाकिस्तान तक से संदेश दुनिया में दिलवाए गए कि नोबेल की पहली पसंद कौन है, ट्रंप होनी चाहिए। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो इजराइल में बाकायदा फोटोशॉप वाली तस्वीरें तक सामने आई, जिसमें ट्रंप को शांति के प्रतीक की तरह पेश किया गया, जैसे इतिहास खुद उनसे ऑटोग्राफ मांग रहा हो। ट्रंप खुद जगह जगह कहते घूमे कि मैंने 7-8 युद्ध खत्म कर दिए भाई साहब। गाजा में सीज फायर का क्रेडिट ले लिया, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच समझौते का क्रेडिट लिया, थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर में भी खुद को मीडिएटर बता दिया, अफ्रीका के कुछ देशों में शांति की बात कही, और फिर यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान के जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ हुआ तो उसमें भी कूद गए और वहाँ कहा कि बैकडोर बातचीत का श्रेय मेरे को ही जाता है। अब इस प्रचार में कई देशों के नेताओं ने औपचारिक तौर पर उन्हें नोबेल के लिए नामांकित भी किया। वासिम मुनीर साहब अमेरिका चले गए और बोले कि भाई नोबेल मिलना चाहिए ट्रंप को। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने तो तस्वीर भी लगा दी सोशल मीडिया पर, कंबोडिया और अजरबैजान तक। लेकिन इस बीच एक छोटी सी बात होते होते रह गई, जिसे ट्रंप की टीम शायद फुटनोट मानती है, और वो ये कि 2025 जो उनके दूसरे कार्यकाल का पहला साल रहा, इसी साल अमेरिकी सेना ने 7 देशों पर बमबारी कर दी। 7 देश, समझिए, ये कोई छोटे मोटे ऑपरेशन नहीं थे या कोई 2-4 मिसाइलों की बात नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक 622 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक और ड्रोन अटैक दर्ज किए गए, और कुछ इंडिपेंडेंट मॉनिटर तो इस संख्या को 650 के करीब या उससे भी ज़्यादा बताते हैं। यानी औसतन हर दूसरे दिन, हर दिन कहीं ना कहीं अमेरिकी बम गिर रहा था। यानी साल में हर दिन 2 बम ट्रंप कहीं ना कहीं गिरा रहे थे। और इसी साल ट्रंप खुद को पीस प्रेसिडेंट करते रहे। तंज यही पैदा होता है, अगर यही शांति है तो युद्ध फिर क्या है। अब जरा इन 7 देशों की कहानी समझिए, क्योंकि शांति की ये तस्वीरें सिर्फ भाषणों में अच्छी लगती है, जमीन पर इसका रंग कुछ और होता है। सबसे पहले बात ईरान की। जून में अमेरिकी सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन किया, नाम रखा गया मिडनाइट हैमर। नाम ऐसे जैसे कोई वीडियो गेम हो, लेकिन हकीकत में यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर सीधा हमला किया। छोटे मोटे बॉम्बर नहीं, सीधा B-2 बॉम्बर्स। 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम ईरान के न्यूक्लियर साइट पर गिराए। ट्रंप ने कैमरे के सामने कहा टोटल ऑब्लिटरेशन, यानी पूरी तबाही मचा दी। और तंज ये कि न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी दुनिया को तबाही से रोकने के नाम पर हमने ये ऑपरेशन किया। अब शांति की इस परिभाषा में बम जितना बड़ा,
शांति उतनी गहरी क्या होती है? इसके बाद यमन, जहां पूरे साल सबसे ज़्यादा हमले हुए, हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैकड़ों स्ट्राइक की। मार्च से शुरू हुआ यह कैंपेन इजराइल से जुड़ी शिपिंग पर हमले के जवाब में बताया गया। लेकिन जमीन पर क्या नतीजा निकला? सिविलियन कैजुअलिटी की खबरें आई, महिलाएं और बच्चे मारे गए, और हर बार यही लाइन दोहराई गई कि ये प्रिसीजन स्ट्राइक थी, यानी बिल्कुल सटीक। सवाल ये, अगर सटीक थी तो मासूम बच्चे क्यों मरे? अगर सटीक थी तो महिलाएं क्यों मरे? अगर सटीक थी तो हूती विद्रोही अभी तक क्यों जिंदा है? अब देखिए, सोमालिया में भी यही कहानी हुई। अल शबाब और ISIS के खिलाफ 127 से ज़्यादा ट्रंप ने स्ट्राइक करवा दी। ट्रंप ने जो पहली पारी में की थी उससे भी ज़्यादा। और यहाँ मौतें किसकी हुई? सिविलियन की। लेकिन व्हाइट हाउस के बयान वही रहे कि अमेरिका अपनी सुरक्षा और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए मजबूर है, यानी मजबूरी का बटन हमेशा ऑन है। अब इराक में ISIS के टारगेट्स पर पुराने कैंपेन को और तेज किया गया। सीरिया में पलामारा जैसे इलाकों में हमले हुए, जहां पहले ही तबाही झेल चुकी जनता एक बार फिर आसमान की तरफ देखकर डरने लगी थी। हर बार ये कहा गया कि हम ग्राउंड वॉर नहीं कर रहे, बस ये एयर वॉर है और प्रिसीजन स्ट्राइक। लेकिन मौत किसकी हुई? बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, और वो भी काफी दर्दनाक। अब देखिए, नाइजीरिया में क्रिसमस के आसपास पहला हमला हुआ। ISIS से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। ट्रंप ने कहा कि ये ईसाइयों की रक्षा के लिए है, लेकिन लोकल सरकार ने साफ कहा कि मामला बहुत जटिल है और ये ब्रॉडर सिक्योरिटी इशू है। यानी शांति के नाम पर स्थानीय हालात को भी अमेरिका अपने नैरेटिव में फिट कर लेता है। और फिर आप देख ही रहे हैं कि वेनेजुएला में क्या हुआ। नए साल से पहले किसी डॉक फैसिलिटी पर स्ट्राइक की गई, ड्रग स्मगलिंग का बहाना दिया गया, और ये पहली बार है जब अमेरिका ने वहां लैंड टारगेट को निशाना बनाया। यानी एंडलेस वॉर खत्म करने का वादा करते करते नई जगहें जोड़ ली गई। अब ये 7 देश हुए: ईरान, यमन, सोमालिया, इराक, सीरिया, नाइजीरिया और वेनेजुएला। हमले कितने? 622 से ज़्यादा। हालांकि ट्रंप की पहली पारी में भी 7 देशों में बॉम्बिंग हुई थी, लेकिन इस बार लिस्ट अपडेटेड हो गई। नए नाम जुड़ गए, जैसे ईरान और वेनेजुएला। यानी शांति का दायरा बढ़ाने के साथ साथ बमों का दायरा भी बढ़ता चला गया। सवाल उठता है कि इतने बम क्यों, और इसका जवाब ट्रंप की पॉलिसी में छिपा है। उन्होंने मिलिट्री के रूल्स लूज कर दिए, कमांडर्स को ज़्यादा पावर दे दी, व्हाइट हाउस से अप्रूवल की जरूरत कम कर दी। नारा दिया गया, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। ISIS हो, हूती हो, ड्रग कार्टेल हो या न्यूक्लियर थ्रेट, हर समस्या का एक ही जवाब, बम और बम और बम। और जब सिविलियन मौतों पर सवाल उठे तो कह दो कि ये प्रिसीजन स्ट्राइक है, यानी कागजों में सब साफ। अब तुलना करें तो ओबामा के समय ड्रोन स्ट्राइक बढ़ी थी, ट्रंप ने उन्हें ट्रिपल कर दिया। और जब दूसरी पारी में बंकर बस्टर तक का इस्तेमाल होने लगा तो यही वो जगह है जहां शांति पुरस्कार मांगने वाले का शांतिपूर्ण तरीका सवालों के घेरे में आता है। पहली पारी में 2017 के आसपास 43,000 से ज़्यादा बम गिराए गए थे, ज़्यादातर अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन और सोमालिया में। लेकिन ओबामा के मुकाबले ये 3 गुना तेज हो गया। अब 2025 में फोकस शिफ्ट हुआ, न्यूक्लियर साइट्स, ड्रग वॉर, अफ्रीका में नई एंट्री, यानी जियोग्राफिकल स्प्रेड बढ़ गया। पूरा मैप जो है ट्रंप ने इसे बदल दिया। इसके बावजूद दावा यही है कि हम युद्ध खत्म कर रहे हैं। तो फिर नोबेल क्यों नहीं मिला भाई साहब? शायद इसीलिए कि नोबेल कमेटी ने सिर्फ भाषण नहीं, जमीनी हकीकत भी देखी। नामांकन तो कई थे, लेकिन बॉम्बिंग कैंपेन और डेडलाइन के बाद भी शांति समझौते को जोड़कर तस्वीर कुछ और ही बनती है। ट्रंप ने बाद में कहा कि पुरस्कार से ज़्यादा लाइफ सेव करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन दुनिया जानती है कि नोबेल उनके लिए कितना मायने रखता है। तंज यहाँ ये है कि नोबेल नहीं मिला तो किसी और पीस प्राइज की उम्मीद की गई, लेकिन असली शांति पुरस्कार तब मिलेगा जब बम गिरने बंद होंगे। अंत में सबक सीधा है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ चेहरे बदलते हैं, तरीका नहीं बदलता। रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, वॉर एंड टेयर चलता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई इसे सैनिक की नैतिक जिम्मेदारी कहता है तो कोई इसे ताकत की भाषा। ट्रंप ने बड़े ग्राउंड वॉर्स तो नहीं शुरू किए, लेकिन एयर वॉर को नई ऊंचाइयां दी। और शांति की बातें सबको अच्छी लगती है, लेकिन बमों की गूंज उससे कहीं ज़्यादा तेज है। और इसलिए जब अगली बार कोई ताकत से शांति की बात करे तो आसमान की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ जवाब पहले से उड़ रहा होता है। और शायद ट्रंप का ये पीस एकॉर्ड जो है वो इन्हीं बमों के बीच कहीं धुएं में खो जाता है।